इमेजिन करें एक पॉलीमर रिएक्टर है जहाँ पर मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज एन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूसली कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं रिएक्टर में। इमेजिन एक और सिनेरियो करें कि कूलिंग वाटर पंप आहिस्ता से या किसी प्रॉब्लम की वजह से काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर अनकंट्रोल हो जाएगा और रन अवे कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इस सिनेरियो को रीड करने के लिए हम एक टॉपिक स्टडी करने लगे, दैट इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। लेयर ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, इसको हम लोपा के शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग हजॉप स्टडी से स्टार्ट करते हुए SIR टारगेट को अचीव करते हैं कैसे, ये हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग स्टार्ट से एंड तक जरूर एक मरतबा जरूर देखिएगा। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो टॉपिक आपको देखना है समझना है उसको क्लिक करें, आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्टली वहीं से देखना शुरू करें। बट आई बिलीव कि इस टॉपिक से आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज होंगी और ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक है जो इंडस्ट्री में हैजर्ड को स्टडी करने के लिए यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के हमारे लेक्चर में है। इसमें हम जो मेरा मेजर फोकस है वो डेफिनेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद लोपा के स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना, IPLs को जज करना, SI का टारगेट निकालना और एक कंप्लीट वर्कशीट फिल करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रेड के लेवल की। तो ये डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स है जो हम अचीव करेंगे और आखिर में आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ लोपा इंटीग्रेट्स विद प्रोसेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ एप्लीकेशंस भी होंगे जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। लोपा इज अ सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट मेथड used to evaluate the adequacy of independent protection layers against the hazardous scenario। तो इस यहाँ पर हेडिंग के अंदर मैंने एक वर्ड जो है वो बोल्ड में शो किया हुआ, दैट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट मेथड। इट मीन्स कि इसके अलावा सेमी क्वांटिटेटिव है तो इट मीन्स के कुछ क्वालिटेटिव होंगे कुछ क्वांटिटेटिव होंगे प्योर। तो अगर मैं इसकी पोजीशन देखो रिस्क असेसमेंट मेथड में कहाँ पर आती है, तो क्वालिटेटिव की बात करें तो हजॉप आएगा, दैट इज हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में यूटिलाइज होता है। और अगर हम सेकेंड एक्सट्रीम की बात करें दैट इज अ फुली क्वांटिटेटिव, तो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट मेथड आ जाएंगे। इनके मिडल में कहीं पे सेमी क्वांटिटेटिव या फिर लोपा रिस्क एवोल्यूशन लाई करता है। प्राइमरी पर्पज का क्या हुआ, डिटरमिन इफ एग्जिस्टिंग सेफगार्ड सफिशिएंटली रिड्यूस रिस्क टू अ टॉलरेबल लेवल। अगेन यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेफ गार्ड है वो सफिशिएंटली रिड्यूस कर रहे हैं रिस्क को या नहीं कर रहे हैं, और वो रिस्क इतने लो कंडीशन पे चला गया हो कि टॉलरेबल लेवल पे पहुंच जाए। ये डिफरेंट कंडीशंस है जो यहाँ पर अपीयर हो रही हैं। इन प्रॉपर इन इंफॉर्मेशन या फिर इन टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोग लेक्चर में देखेंगे। तो आप आगे चलते हैं। ओके, बात करते हैं वाई लोपा इज इम्पोर्टेंट। लोपा से फंडिंग जस्टिफाई होती है, सबसे पहला पॉइंट ये आ गया, यानी कि किस सेफ गार्ड पे पैसा लगाएं किस पे ना लगाएं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रोटेक्शन लेयर आपने लगाई हुई है उनको जस्टिफाई कैसे करना, वो सारा लोपा इसको जस्टिफाई करता है। और इसके एक बेनिफिट ये है कि IEC 61511 इसको सपोर्ट करता है, ओशा पे हम सपोर्ट करता है। तो इनकी सपोर्ट की वजह से इंडस्ट्री अपनी लाइसेंसिंग को बचाने के लिए या फिर अपने ऑडिट को बचाने के लिए इसको अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव बनाता है बिफोर इंसिडेंट। और यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक रिफाइनरी की एग्जांपल है, वहाँ डिस्टिलेशन कॉलम से रिफ्लक्स पंप का सेक्शन में वेपर लॉक का हैजर्ड हजॉप से आइडेंटिफाई हुआ। और हजॉप ने जब आइडेंटिफिकेशन के बाद रिस्पॉन्स दिया तो वो जस्ट इतना था कि ऑपरेटर विल नोटिस हाउ लो फ्लो अलार्म एंड मैनुअली ट्रिप द फीड हेड। इतना सिंपल हजॉप ने इसको सोल्यूशन को प्रोवाइड कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जब लोपा इस पे एनालिसिस प्रोवाइड किया गया तो लोपा ने बताया कि भाई ये सिंपल एक हजॉप का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हजॉप के अलावा यहाँ पर एक जो ऑपरेटर का रिस्पॉन्स है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ किया है बट अगेन ह्यूमन एरर यहाँ पर बीच में आता है। इस ह्यूमन एरर से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट लेयर में ह्यूमन पर्सन के साथ साथ एक इंटरलॉकिंग रिले भी, ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग रिले साथ में अटैच कर दी, जिसने इंडिपेंडेंटली इस सिस्टम को एक और प्रोटेक्टिंग लेयर के ऊपर तौर पे काम किया और सिस्टम को सेफ जोन में लेके चला गया।
तो इस तरीके से छोटे-छोटे से इंसिडेंट जो इंडस्ट्री में हो रहे होते हैं, वहाँ पर जस्ट ऑपरेटर पर डिपेंडेंट होने के बजाय ये लोपा आपको फोर्स करता है कि ह्यूमन लेवल के अलावा या ह्यूमन एक्सपर्टीज़ के अलावा इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन लेयर्स कॉज़ की जाए, क्रिएट की जाए, जो किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में या किसी भी अनवांटेड कंडीशन की सूरत में किसी पे डिपेंड ना करती हो, वो हर पर्सन या हर लेयर जो है वो अपना रोल प्ले करे और सिस्टम को सेफली एग्जिट की तरफ लेके चले। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1990 से, जहाँ पर इमर्ज हुई ब्रिज बिटवीन हजोप एंड क्यूबर है, जो आपको बताया कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में आता है, तो यहाँ पर इसे ब्रिज के तौर पे ये अपीयर हुई स्टार्ट में। देन 1997 में सीपीएस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंसोलिडेटेड मेथोडोलॉजीज की मेथोडोलॉजी के बारे में बात हुई। देन उसके बाद CCPS पब्लिश्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लेयर्स, ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस रिस्क असेसमेंट। तो उसके बाद से इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कंटिन्यूसली चल रही है, जो 2001 के अंदर लास्ट में इसकी बेंचमार्किंग हुई है। उस बेंचमार्किंग के बाद इसकी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट ओपन है, अब इसको क्लोज नहीं किया हुआ। इट मीन्स के मैथडोलॉजी या जो स्टेप पहले डिफाइन किए गए थे 5 हो या 6 हो या 8 हो, अब वो 5 to 6 पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ की स्टैंडर्ड्स हैं जो इसके साथ मैपिंग करते हैं, और ये स्टैंडर्ड के नाम जस्ट ड्रॉप करना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इंटीग्रिटी और ऑडिट ट्रायल के लिए बैकबोन के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल IEC 61511 सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेटेड सिस्टम एंड प्रोसेस इंडस्ट्री के साथ लिंक करता है। IEC 61508 फंक्शनल सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामेबल सिस्टम से लिंक करता है। OSHA PSM प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट USA में अप्लाई होता है। CCPS गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ऑनगोइंग डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ, यानी कि ये ऑनगोइंग अभी कंटिन्यूस में रहेगा। जहाँ पे जिस इंडस्ट्री पे मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो हिस्ट्री से डाटा लेंगे, गाइडलाइंस लेंगे, अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करेंगे और अप्लाई करेंगे। लोपा कोर कॉन्सेप्ट डायग्राम को समझने के लिए हमें जस्ट एक वही एग्जांपल जो आपको मैंने स्टार्ट में दी थी कि एक पहले इवेंट क्या कह रहे हैं, एक स्टोरी क्रिएट हो रही है कि एक इंडस्ट्री में प्रॉपरली प्लांट रन हो रहा है। उस प्लांट रन होने में जो पिछली एग्जांपल शो की थी कि कूलिंग वाटर जो प्रॉपरली रिएक्टर को नहीं मिल रहा, दैट वाज एन इनिशिएटिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इवेंट यहाँ पर हमारे पास इनिशिएट हो गया। ओके, जब इवेंट इनिशिएट होगा तो उसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लास्ट केस के अंदर कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या था कि आपका जो रिएक्टर है वो ब्लास्ट हो सकता है या रैप्चर हो सकता है। इस कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए वी हैव सम प्रोटेक्शन लेयर 1, 2 एंड 3, ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर्स हैं। इन प्रोटेक्शन लेयर्स का पर्पस क्या है कि इस इवेंट को जो कॉन्सिक्वेंस है उसको होने से बचाना है। ये आपको दो बातें पता चल गई। वन इज एक इवेंट कोई हो सकता है, नंबर 2 उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और इवेंट से कॉन्सिक्वेंसेज तक मूव करने के लिए देयर विल बी सम इंडिपेंडेंट लेयर्स जो उस कॉन्सिक्वेंस को होने से बचाएंगे, ठीक है। तो इनिशिएटिंग इवेंट जो ट्रिगरिंग इवेंट के तौर पर हम इसको कहते हैं, ये एक स्टार्टिंग कॉज हो सकती है, ठीक है। ट्रिगरिंग इवेंट के तौर पर कह सकते हैं, स्टार्टिंग कॉज हो सकती है। इसको हम कहते हैं द ट्रिगर दैट स्टार्ट्स द हैजर्डस सिनेरियो। पहली बात कि जो इवेंट स्टार्ट हुआ है वो ट्रिगर करने के लिए कोई भी इवेंट इनिशिएट कर सकता है। अब ये इनिशिएटिंग इवेंट कितनी मरतबा पर ईयर हो सकता है, इसको हम कहते हैं IEF इंटीग्रेट इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी, फाइन। तो अब इस IEF को हमने क्या बताया कि जो इनिशिएटिंग इवेंट पहले था उसकी फ्रीक्वेंसी पर ईयर क्या है, ठीक है। यहाँ पर ईयर की वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है, तो आपने वो करना है कि पर ईयर में इसका यूनिट होगा। तो अब दो बातें हो गई हैं कि हमारे पास इवेंट इनिशिएट हो सकता है, नंबर 2 उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हो सकती है, नंबर 3 प्रोटेक्शन लेयर्स कितनी लगी हुई है। तो प्रोटेक्शन लेयर्स को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन लेयर्स। फॉर एग्जांपल अ डिवाइस सिस्टम और एक्शन दैट कैन प्रिवेंट अ सिनेरियो फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये कुछ स्टेप हो सकते हैं, कोई इवेंट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकते हैं जो कि एक सिनेरियो को कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचने से बचा लेगा, रोक लेगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोटेक्शन लेयर। ओके, प्रोटेक्शन लेयर जो बात कर ली है हमने, इनकी प्रोटेक्शन लेयर की जो हमने बात की है, इनकी आप समझ लें कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि जब कोई इवेंट एक्चुएट होगा, स्टार्ट होगा, तो ये काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको बताने के लिए व्हाट वी डू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, PFT की बात करते हैं। PFT क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, यानी कि कितनी मरतबा कोई इवेंट क्रिएट हो या अकर हो, और आपका जो एक
आईपीएल है, इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टेड लेयर है, वो काम करेगी या नहीं करेगी, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है। तो पीएफडी एक्चुअली फेलियर डिमांड को बताती है, ठीक है, कितने मतलब फेल होगा। तो फेलियर के अगेंस्ट का होगा, कितने मरतबा काम करेगा। अगर फेल नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कितने मरतबा वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेगा, ये सिस्टम को सेफ्टी की तरफ लेके जाएगा। ये दो बातें उल्ट बात में कहेंगे। वन इज पीडीएफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, ठीक है, और फेलियर के अगेंस्ट क्या होगा कि कितना वो सेफली परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग पीएफडी को बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी फेलियर डिमांड की बात करते हैं, दैट इज द थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो हम आईपीएल से लिंक करते हैं। सो देयर विल बी इनिशिएटिंग इवेंट, नंबर वन थिंग। नंबर टू, वो कितने मरतबा साल में हो सकता है। नंबर थ्री, उस इवेंट से बचने के लिए हमने कितने आईपीएल अप्लाई किए हैं। नंबर फोर, उन आईपीएल की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कितने परसेंट वो काम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फेलियर की बात करें बिकॉज हमने एक रिस्क एनालिसिस करना, तो हम लोग फेलियर की बात करेंगे कि अगर फेलियर हो जाएगा तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो फेलियर के चांसेस कितने, आई पीडीएफ की वैल्यू क्या निकलती है, पीएफटी की वैल्यू क्या निकलती है। अब जो इनिशिएटिंग इवेंट है वो मल्टीपल टाइप का हो सकता है। मिसाल के तौर पर उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। वो इक्विपमेंट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल इवेंट की वजह से भी हो सकता है। इक्विपमेंट फेलियर क्या कहेंगे, पंप के सील फेलियर हो जाए, वॉल फेल हो जाए, सेंसर इन माल फंक्शनिंग हो जाएगी, डिफरेंट आपके पास इक्विपमेंट की फेलियर्स है। ह्यूमन में क्या होगा, इनकरेक्ट ऑपरेशन हो, या मेंटेनेंस एरर हो, या ह्यूमन एरर आ सकता है, ठीक है, बेध्यानी में काम किया जाए, ये भी आ सकता है। एक्सटर्नल इवेंट, पावर आउटेज या नेचुरल डिजास्टर, कोई भी ऐसा फिनोमेना हो तो हम इसको इनिशिएटिंग इवेंट में कंसीडर करेंगे। ओके, इस इनिशिएटिंग इवेंट के साथ जो बात लिंक करती है, दैट इज अ टिपिकल फैक्टर, ये टिपिकल फ्रीक्वेंसी कितने हो सकती हैं। तो आईईएफ की डिफरेंट रेंजेस है जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है प्रीवियस हिस्ट्री या हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर। गाइडलाइंस अगेन सुनिएगा, ठीक है। गाइडलाइन का मतलब क्या है कि अब आई का पता चल गया इनिशिएटिंग इवेंट थ्री टाइप के हो सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। अब फ्रीक्वेंसी, अगर माइनर फ्रीक्वेंसी चेंज प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी वैल्यू 10⁻⁻2 से लेकर -3 तक लेंगे पर ईयर, ठीक है। अगर वो मेजर इक्विपमेंट फेलियर आ रहा है तो -3 टू -4 लेंगे पर ईयर। अगर ह्यूमन एरर है तो इसकी वैल्यू हम लोग 10⁻², का मतलब मेरे पास क्या हुआ एक्चुअली, मैं यहाँ पर पेन से करता हूँ, 0.00001 से लेकर 0.01 तक, ठीक है। ये ह्यूमन एरर की रेंज आ गई है। अब यहाँ पर अगर आपका जो पर्सन है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम करने वाले, तो फैक्टर की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि इस कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल को जज करने के लिए या आईपीएल को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया जिसको हम सेट कहते हैं। तो इट मीन्स कि हर सेफ गार्ड जो हम लोग इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं वो हो सकता है आईपीएल ना हो, वो हो सकता है कि डिपेंडेंट इवेंट हो। तो इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन लेयर को बताने के लिए हमें एक सेट का रूल अप्लाई करना पड़ता है। ओके, सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इट डिस्क्राइब किया जा सकता है कि कोई भी इवेंट जो कोई भी प्रोटेक्शन जो कि स्पेसिफिक हो, ऑडिटेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेबल हो, ठीक है। डिपेंडेबल से मतलब क्या है, मीडिएबल इंटीग्रिटी उसकी चल रही हो। तो ये चार रूल जिसमें अप्लाई होंगे हम उसको कहेंगे कि वो आईपीएल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको आईपीएल कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगेन बात समराइज वही है कि हर सेफ गार्ड आईपीएल नहीं होता। सेट टेस्ट पास होना चाहिए, स्पेसिफिक फंक्शन हो, ऑडिट एविडेंस हो, रियल इंडिपेंडेंस हो, एंड पीएफडी डिपेंडेबल हो, ठीक है। ये इसके क्राइटेरिया है, मीट होना जरूरी है आईपीएल को बताने के लिए। आईपीएल की एग्जांपल क्या है, आईपीएल के एग्जांपल हमने इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन ले रहा है। एक एग्जांपल आपको मैंने दी थी कि अलार्म सिस्टम है जिसके ऊपर ऑपरेटर ने रिस्पॉन्स करना है। सेकंड मैंने आपको बताई थी अभी पीछे ही एग्जांपल के ऊपर, जहाँ पर रिएक्टर में टेम्परेचर रन अवे कंडीशन में जा सकता है या प्रेशर रन अवे कंडीशन में जा सकता है। सो वहाँ पर कोई एक ऑटोमेटिक सेंसर लगा दिया जाए, ठीक है। या फिर आपको अभी एक एग्जांपल दिया है कॉलम की, डिस्टिलेशन कॉलम की, वहाँ पर ऑपरेटर लगा हुआ था, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन लेयर, बट उसके साथ हमने एक ऑटोमेटिक रिले भी अप्लाई करते, दैट इज अनदर आईपीएल। तो आईपीएल 1 इज बेसिक अलार्म हो सकता है ऑपरेटर रिस्पॉन्स के साथ। अच्छा, अब देखिए दो बात है, एक अलार्म बज रहा है और उसके साथ ऑपरेटर रिस्पॉन्स कर रहा है, ये दो पॉइंट मिल के आईपीएल बन रहा है। अगर मैं बात करूँ सिंपल अलार्म सिस्टम, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, कॉन्सिक्वेंस उनसे नहीं बजा सकता, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है।
या सिंपल ऑपरेटर का रिस्पॉन्स जो कि अलार्म पे डिपेंड कर रहा था वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इन दोनों को मिलकर हमको एक बॉडी कहेंगे। फाइन। सेकंड वन, थर्ड वन हम क्या कहते हैं, एस आई एस या एस आई एल 1, 2 एंड 3, इसके 3 लेवल्स हैं। एस आई एस और एस आई एल क्या है, ये हम अपने लेक्चर के लास्ट में कह रहे हैं कि लोपा को समझने के बाद हम लोग इस टॉपिक मूव करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा, अदरवाइज आप मिक्स होते रहेंगे। तो अदरवाइज आईपीएल की डिफरेंट लेयर्स के अंदर एस आई एस 1, 2 एंड 3, एस आई एल 1, 2 एंड 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन हो सकती हैं। ओके, जैसे आपको पीछे भी देखा कि आईपीएल हमने कह दिए है या इनिशिएटिंग इवेंट था, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी। इस आईपीएल के कुछ पीएफडी फैक्टर हैं, फेलियर ऑन डिमांड इसकी क्या निकलती है। तो इसके फेलियर ऑन डिमांड देखें तो जो बेसिक अलार्म सिस्टम होता है उसको 0.1 टू 0.01 रीड करते हैं। एस आई एल 1 की बात करें तो वो 0.1 टू 0.01 आएगा। एस आई एल 2 सेंसिटिविटी ज़्यादा होती जा रही है, फेलियर ऑन डिमांड कम होती जा रही है। जितनी फेलियर ऑन डिमांड कम होगी उतना उसके अगेंस्ट रिस्क रिडक्शन फैक्टर इंक्रीज होगा। ये देखिए, अगर आप बेसिक उम्र की बात करें तो फैक्टर 10 का लग रहा है। अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम में मूव कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, तो उसके रिस्क फैक्टर 100 हो गया। अगर आपका एस आई एल 1 कर दिया तो उसका फैक्टर 10 टू 100 हो गया है। 2 अप्लाई कर दिया तो 100 टू 1000, और अगर 3 हो गया तो 1000 टू 10000 एस आई एल अप्लाई हो जाएगा, सेफ्टी फैक्टर अप्लाई होगा। ओके, पीएफटी से हम लोग आरआईएफ की तरफ मूव कैसे करते हैं, हम लोग जस्ट 1 से डिवाइड करते हैं पीएफटी को, तो हमारे पास आरआरएफ आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली रिस्क रिडक्शन फैक्टर ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टिपिकल पीएफटी का। फाइन, अभी बातें हमने समझ ली हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो लोपा को समझा, लोपा के बाद उसके बेसिक टर्म्स को समझा, और बेसिक टर्म के बाद लोपा इक्वेशन को समझते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला, बट डिसिप्लिन चाहिए उसको फॉलो करने के लिए। अगर आपने गलतियां ज़्यादा कर दी, अनेबलिंग या कंडीशनर अप्लाई करना शुरू कर दिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो यूजलेस हो जाएगी और हम इस पे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहले फैक्टर इसका आगे आ गया, हमने समझ लिया क्या है। सेकंड वन में देख लिया आईपीएल, और आईपीएल को बताते हैं हम लोग पीएफटी के फॉर्म में, ये भी हमने समझ लिया। थर्ड बात आ गई है जो यहाँ पे इस इक्वेशन में पता चली कि एक और पैरामीटर है कंडीशनल मॉडिफायर एंड अनदर फैक्टर इज एनेबलिंग। ठीक है, कंडीशनल मॉडिफायर और एनेबलिंग ये दो अलग फैक्टर्स हैं जो हमने बेसिक डेफिनेशन में नहीं देखे, लेकिन हमारे इक्वेशन में अपीयर होते हैं। इनको भी हम लोग अभी डिटेल में आगे जाके देखते हैं। तो अब इस इक्वेशन को ओपन करूँ तो आई एफ को वैसे ही ओपन कर देंगे, समेशन का फॉर्म है। इट मीन्स अगर मोर देन वन प्रोटेक्शन लेयर्स है तो हम उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले में। अगर ह्यूमन है तो उसका 1 पीएफडी आ जाएगा। ह्यूमन के अलावा अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट अप्लाई किया हुआ तो उसका अनदर पीएफडी आ जाएगा। एस आई एल 1, 2, 3 जितने अपीयर होती जा रही हैं आईपीएल्स, उतनी मरतबा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी इक्वेशंस के अंदर। कंडीशनल मॉडिफाइड्स यहाँ पर देखें, इक्वेशन को ओपन किया तो मोर देन वन है। इट मीन्स मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंडीशनिंग के लिए या फिर अनेबलिंग के लिए यूज हो सकते हैं। बाय। तो अब अनेबलर और कंडीशनर कब लगाते हैं, एक्चुअली इसके लिए एंड पॉइंट होना जरूरी है। यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में हम लोग रिजल्ट जरूर बताते हैं कि कितने लोग मरे हैं या कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, कितना एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है। एंड पॉइंट बताना है। जब एंड पॉइंट बताएंगे तब आपके पास कंडीशनल मॉडिफायर अप्लाई होंगे, अगर एंड पॉइंट नहीं बताएंगे तो कंडीशनल मॉडिफायर अप्लाई नहीं होंगे। ये बात बस इतनी है, भी याद रखिएगा। लोपा मेथोडोलॉजी, अब इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो स्टेप हैं वो 10 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, 10 स्टेप प्रोसेस फ्लो है। ये प्रोसेस फ्लो एक्चुअली रन हो जाए, हम देख लेते हैं। वहाँ स्टार्ट करेंगे हजॉब से या पीएचए से, जो कि आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस था। वहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे इनिशिएटिंग इवेंट को, ना डिटरमिन करेंगे कॉन्सिक्वेंस का सिवियरिटी कितनी चल रही है। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे एग्जिस्टेंस आईपीएल्स को कितने लगे हुए, उनको आइडेंटिफाई करना है। लगे हुए ये नहीं कि कोई अलार्म भी लगा हो उसको आईपीएल कह दें, कोई आपके पास सेंसर लगा हो आईपीएल, नो। उसको आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर सेट का फार्मूला अप्लाई करना। फिर एवेल्यूएट करेंगे आईपीएल को फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ पीएफटी। आइडेंटिफाई करेंगे कंडीशनल मॉडिफायर्स को। कंडीशनल मॉडिफायर बताया आपको जो एंड पॉइंट पर लेके जाते हैं, अगर अप्लाई होते हैं तो लिखेंगे, नहीं होते तो हम नहीं लिखेंगे। देन कैलकुलेट करेंगे मिटिगेटेड इवेंट फ्रीक्वेंसी, एमईएफ कहेंगे या टीएमईएफ कहेंगे, इसको हम देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द इवैल्यूएशन रिस्क एक्सेप्टेबिलिटी। तो उसके बाद जब एक्सेप्टेबिलिटी रिस्क को देखेंगे तब हम अपने कुछ रिकमेंडेशन करेंगे कि रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल रिस्क कंडीशन में या एनवायरनमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर हम लोग अपने सजेशन प्रोवाइड करेंगे, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे एज अ लोपा
या सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर। आफ्टर दैट जब हम सारा प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो इन स्टेप के अंदर अगर हम और करें कि जो आपके पास स्टार्टिंग के 4 फैक्टर्स हैं ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, यस। आफ्टर दैट क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट अगेन क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए हम रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सेमी क्वालिटेटिव, हम सेमी क्वांटिटेटिव हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। ओके अब हम इन स्टेप्स 1 to 3 को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले क्या था, हेजॉप ने ये हेजॉप का एक डाटा शो किया हुआ है कि कोई एक कंडीशन थी, डेविएशन हुई कि हाई प्रेशर कॉज हुआ, हाई प्रेशर की वजह से प्रेशर कंट्रोल वाल्व फेल्स ओपन हुआ है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, लॉस ऑफ कंटेनमेंट फायर, ठीक है। जो फायर थी वो कंटेनमेंट में फैलने के चांसेस हैं। सेफगार्ड क्या है कि हाई प्रेशर अलार्म बजना चाहिए। ये आपको हेजॉप से इंडिकेशन मिले कि कोई एक इनिशिएटिंग इवेंट यहाँ पर मौजूद है। सिनेरियो हमें सोर्स जो है वो स्टेप 1 हेजॉप ने हेल्प कर दी। आइडेंटिफाई हमने क्या किया कि जो इनिशिएटिंग इवेंट है वो प्रेशर कंट्रोल वाल्व फेल हो सकता है, नंबर 1। यूज इंडस्ट्री डाटा निकाला तो पता चला कि IEF 10⁻³ पर ईयर के एक साल में 3 मरतबा चांस है कि ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट क्या निकाला कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि माइनर प्रॉब्लम हो सकती है अगर वहाँ पे कोई नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर वहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, मेजर कोई इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, कैटास्ट्रोफिक अगर लोग मौजूद है उनको भागने के लिए एग्जिट पॉइंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है, जस्ट एक इवेंट इनिशिएट होने के बाद। तो ओके इसी बात को मैंने यहाँ पर डिफरेंट वेज में बताया हुआ, मतलब लिख के बताया हुआ, पीछे आपको ग्राफिकली बता दिया हुआ है। अब 4 to 5 देखते हैं कि IPL आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले बात क्या करना है कि अब प्लान की हमें जस्ट डेफिनेशन हेजॉप ने बस इतनी प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन है। पहले हमने करना है लिस्ट ऑल एग्जिस्टिंग सेफगार्ड, जितने भी सेफगार्ड लगे हुए हैं उनको पहले लिस्ट करें। देन वेरीफाई ईच मीट्स IPL रिक्वायरमेंट, चेक करें कि सेट के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है या वो नहीं उतर रहा। स्टेप नंबर 4 पे इतना आ गया। स्टेप 5 पे क्या है कि जब पता चल गया कि हमारे पास एक्चुअल IPLs कितने हैं तो हम लोग उन पर PFT कैलकुलेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। PFT कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके का, बल्कि ज़्यादा तरीके कारण मैं 2 के बताता हूँ आपको मैं। नंबर 1 कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर ने कुछ डाटा दिया हो कि मेरे इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी इतनी है, प्रॉब्लम ऑफ फेलियर कितना है, हो सकता है चांस कितने हैं। नंबर 2 प्रीवियस हिस्ट्री पे कुछ मौजूद हो, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल सकता है PFT की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये इंश्योर इंडिपेंडेंस बिटवीन IPL। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो IPLs हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब डिफरेंट IPLs को यहाँ पर एक और इमेज के फॉर्म में दिखाया हुआ है कि प्रोसेस था, तो बेसिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ, अलार्म लगाया हुआ, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम लगाया हुआ, फिजिकल प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाया हुआ है, फिजिकल कंटेनमेंट बाउंड्रिंग लगाई हुई है, फायर एंड गैस सिस्टम लगाए हुए हैं, प्लांट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम लगाए हुए हैं, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट IPLs इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन लेयर्स हैं जो किसी भी एक सिस्टम पे लगी हो सकती हैं। आपने फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करना, प्ले करना है इनके साथ। स्टेप 6 क्या है, कंडीशनल मॉडिफायर्स एंड एनेबलिंग कंडीशनर। पहले हम देखेंगे कंडीशनल मॉडिफायर को। इसके 3 टाइप हो सकती है। नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इग्निशन। अगर कोई इग्नाइटेबल मटेरियल है, ये केमिकल है, उसके लिए अलग कैटेगरी है। उसके लिए हम बात करते हैं मॉडिफायर, क्या वो इमीडिएटली फायर कैचिंग है या फिर डिलेड फायर कैचिंग है। अगर इमीडिएटली फायर कैचिंग है तो हम 0.1 के फैक्टर अप्लाई करेंगे। अगर वो कुछ डिले करता फायर कैच करते हुए तो हम 0.01 के फैक्टर अप्लाई करेंगे। देन पर्सनल ऑक्यूपेंसी हो सकती है कि मिसाल के तौर पे एक एरिया पे लोग काम कर रहे हैं तो एट अ टाइम उस वक्त कितने लोग वहाँ मौजूद थे। क्या अगर 10 लोग काम करने वाले थे, क्या वो 10 के 10 मौजूद हैं? अगर 10 के 10 मौजूद है तो हम से 1 के तौर पे कंसिडर करेंगे, जितनी टीम थी वो मौजूद थी। तो ऑक्यूपेंसी, पर्सनल ऑक्यूपेंसी। अगर 10 में से शिफ्टों पे काम कर रहे थे कि 5 जो है वो रोटेशन पे चल रहे हैं, कोई किसी एरिया पे किसी एरिया पे है, तो जितने लोग हैं हम उसके लिहाज से वो प्रोबेबिलिटी कॉज करेंगे, ठीक है। और अगर वो वहाँ पे विजिट ज़्यादा होते हैं तो हम इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज कर देंगे। तो इसकी वैल्यू 0.1 to 1 है। देखें बेस्ड ऑन एरिया यूजेज कितना है उसके अगेंस्ट इसकी वैल्यू 0.1 to 1। 1 का जो फैक्टर है ये आप देखेंगे कि जब 100% यूटिलाइजेशन हो रही है ए स्पेस की तो हम 1 कंसिडर करें। अगर विजिट हो रही है बार बार तो हम 1 से भी फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। फाइन। देन थर्ड वन इज वेदर कंडीशनिंग। वेदर कंडीशनिंग 0.1 to 1.0 इसकी वैल्यू है बेस्ड ऑन डिस्पर्शन, ह्यूमिडिटी कितनी है,
एनवायरमेंटल कंडीशन कितनी वेरी कर रही है, टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, क्या उस जगह पर कोई ह्यूरिकेन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये वेदर कंडीशंस हैं या अनवांटेड कंडीशन जो अपीयर हो सकते हैं, तो ये कंडीशनल मॉडिफायर्स हैं। अब कंडीशनल मॉडिफायर से नेक्स्ट स्टेप इज कि एनेबलिंग कंडीशन कितने अप्लाई होते हैं। नंबर वन इज साइमल्टेनियसली मेंटेनेंस एक्टिविटीज, क्या वो सबके सब इकट्ठे ही आने की कोशिश कर रहे हैं या बाईपास कर दिया सेफ्टी सिस्टम से, या फिर अब नॉर्मल ऑपरेटिंग मॉडल्स यूज किए हैं। ये सारे के सारे अनेबलिंग कंडीशनर्स है। अनेबलिंग कंडीशनर को नॉर्मली इंडस्ट्री बाईपास कर लेती है, बिकॉज इतना प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता कि सारे आईपीएल लॉस हो जाएं, सारे के सारे आपके इनिशिएटिंग फैक्टर जो है वो इग्नोर हो जाएं, सारे कंडीशनल मॉडिफायरिंग इग्नोर हो जाएं, और फिर आखिर में एनेबलिंग कंडीशनर भी इग्नोर हो जाए। ये बहुत ही कैटास्ट्रोफिक कंडीशन होती है, और भोपाल के केस में यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, इतनी इग्नोरेंस शो की गई थी कि सारे सेफ्टी सिस्टम बाईपास कर दिए थे इंडस्ट्री लगाते हुए। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग मॉडल्स अप्लाई अपीयर हो रहे थे, लेकिन ऑपरेटर को पता ही नहीं था कि हमने इसको कितना सीरियसली लेना है। वहाँ पर यह प्रॉब्लम भी हो रहा था, सेकंड भी हो रहा था, साइमल्टेनियसली मेंटेनेंस एक्टिविटी भी चल रही थी। अनॉर्मस प्रॉब्लम इकट्ठे भोपाल के कंडीशन में हुए थे। तो जब हम कहते हैं, मैंने आपको भी कहा कि नहीं हो सकता, तो हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स भी मौजूद है जहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स हुई भी हैं। फाइन। तो एंड पॉइंट फैटेलिटी के क्राइटेरिया जो कंडीशनल मॉडिफायर्स है यहाँ पर अप्लाई होगा, तो अप्लाई करेंगे। अगर एंड पॉइंट नहीं गिवन कहीं पर डाटा के अंदर या फिर इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अंदर, तो हम लोग इसको वन कंसिडर करते हुए इग्नोर कर देंगे। ओके, अगेन मैंने हाईलाइट कर दिया, 2 मरतबा बता भी दिया, लिखा हुआ भी है, फिर लिख के 1 मरतबा मैंने और बता दिया, यूज ओनली व्हेन रिस्क क्राइटेरिया और एंड पॉइंट बेस्ड। ठीक है, ये कंडीशन है कंडीशनल मॉडिफायर्स को अप्लाई करने की। अब ओके, इसी बात को मैंने अगेन टेक्स्ट फॉर्म में भी मेंशन किया हुआ, सारी बातों को जो भी ग्राफिकल हम लोगों ने समझी है कि 3 तरह के हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इग्निशन, ऑक्यूपेंसी कंडीशंस। ठीक है, तो इनके वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं, एंड देन एनेबलिंग कंडीशनर की 2 तरह की बातें जो इक्वेशन में आई थी, हम लोगों ने पहले अपनी टर्मिनोलॉजी में नहीं देखी थी, वो अपने अब समझनी क्या होती हैं। नो, स्टेप नंबर 7 क्या है? रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए। रिस्क कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फाउंडेशन है, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको अप्लाई कर दें ताकि हम लोग रिस्क को कैलकुलेट कर सकें। तो रिस्क को कैलकुलेट करने का TMEF या MEF हमने बताया था कि ये मिटिगेशन इवेंट फ्रीक्वेंसी आती है, ये अप्लाई होगा। तो TMEF अप्लाई किया, ये वैल्यूज दी हुई IF की। अच्छा, पहले आपको जो डाटा सिंपल एग्जांपल शो की गई है, इस एग्जांपल एग्जांपल में आपको बता दिया हुआ कि IF की वैल्यू क्या, IPLs की वैल्यू क्या, कंडीशनल मॉडिफायर की वैल्यू क्या। तो ये सारी बातें बता दी गई। तो मैंने जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यू रखी, अगर PFD1 है तो PFD1 अप्लाई कर दिया। PFD1 के साथ एक और प्रोटेक्शन लेयर SIS की है, उसकी वैल्यू 0.01 है तो PFD2 भी अप्लाई हो गया। कंडीशनल मॉडिफायर ओनली 1 है तो ओनली 1 आया। ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें जो थी वो मैंने इग्नोर कर दी, वो अप्लाई नहीं होती। तो मेरे पास आंसर आता है कि 1 इंटू 10⁻⁵ पर ईयर इसके चांसेस हो सकते हैं इंसिडेंट के होने के। तो यहाँ से आप देखा कि एक SIL फैक्टर अप्लाई किया, इनके SIS फैक्टर अप्लाई किया, और उसको फैक्टर अप्लाई करने से 10 टाइम जो है वो सिस्टम सेफ्टी की तरफ चला गया। लेकिन जैसे बताया था कि PFD इज़ द रिवर्स ऑफ रिस्क रिडक्शन फैक्टर। तो रिस्क का रिडक्शन 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा अगर हम SIL1 या फिर SIS PFD1 के तौर पर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब जब आप डाटा निकाल लेंगे तो हम एक लोपा वर्कशीट को क्रिएट करते हैं। इस लोपा वर्कशीट पे क्या हम बताते हैं, एलिमेंट आ जाएंगे, नंबर 2 डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी, नंबर 2 कुछ वैल्यूज आ जाएंगे जो कैलकुलेट किए, नंबर 4 जस्टिफिकेशन आ जाएंगे। एलिमेंट में वो स्टेरी जो हमें हेजॉब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज कौन हेजॉब प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे बातें आ गई। नंबर 2 इनिशिएटिंग इवेंट, अगेन ये भी हेजॉब 1 to 3 स्टेप आ गए। IPL स्टेप नंबर 4, 5, 6 हमने IPL निकाला, फिर PFD निकाला और डिफरेंट इंडिपेंडेंट इनकी वैल्यूज निकाली, SIL की वैल्यूज निकाली, PFD की वैल्यू निकाली। देन हम लोगों ने TMEF निकाला जो कि 10⁻⁻7 आता है हमारी कैलकुलेशन। अगर ये तमाम वैल्यूज आप रखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो वैल्यू आपके पास 10⁻⁻7 पर ईयर आएगी। कैलकुलेशन कर लिया हम लोगों ने, स्टेप नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 7 कंप्लीट किया तो हमारे पास एक इंडस्ट्रियल डाटा मौजूद है जिसको हम टारगेट रिस्क कहते हैं। ये वो डाटा है जो कि हमें सेफ्टी के तौर पर मिलता है कि रिस्क इस वैल्यू से कम कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसकी वैल्यू कितने -6 है।
तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। तो कंपनी स्टैंडर्ड क्या था, -6 आ गया। अब जिस हम लोगों ने ये देखा कि डिसीजन क्या लिया कि रिस्क इज एक्सेप्टेबल, व्हाई, बिकॉज टर्नरिस्को -7 इज अ लेस अमाउंट, लेस वैल्यू एज कम्पेयर टू टर्नरिस्को -6। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टीएमएफ की वैल्यू लेस देन है टारगेट वैल्यू से, तो हमारे पास रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल वैल्यू में लाई करता है। अब रिस्क टारगेट कौन लेता है, ये इंडस्ट्री अपने सिस्टम को देखते हुए या वो डिस्क्राइब करती है, या फिर इसके ऑडिट्स होते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि हम स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो गाइडलाइन के तौर पर बताते हैं कि इन कंडीशंस पे रिस्क एक्सेप्टेबल या टॉलरेटेड टॉलरेंसी की वैल्यू क्या निकलती है। ओके, अब रिस्क की बार बार बात आ रही है, तो अब हम लोग रिस्क एक्सेप्टेंस या रिस्क एक्सेप्टेंस को एवेल्यूएट कैसे करते हैं, इसको वैल्यू की देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ शो किया हुआ है, जो रिस्क के वैल्यू इंक्रीज हो रही है जब हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ठीक है, एरर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब रिस्क कम होगा तो एक्सेप्टेबल हम कंसीडर करेंगे। मिडल में अलार्म क्या है, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकल, कोई एक्सेस चल रही है तो वो अलार्म में आएगी। और रेड में हम कहेंगे अनएक्सेप्टेबल इवेंट है। एक्चुअली ये अगेन आपको जैसे पहले बताया कि हर इंडस्ट्री की या हर क्राइटेरिया की, हर कंपनी की जो रिस्क एक्सेप्टेंस की जो रिस्क लिमिट है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपने हमेशा कॉर्पोरेट रिस्क मैट्रिक्स एंड टीएमएएल को यूज़ करना है, ये वैल्यू को बताते हुए, डॉक्यूमेंट करते हुए, डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपने रिजल्ट के साथ। अगर हम टेक्स्ट को रीड करें तो कहता है दिस क्राइटेरिया रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट बिफोर एडिशनल प्रोटेक्टिव मेजर्स आर डीम नेसेसरी। किसी भी एक्स्ट्रा या एडिशनल ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर लगाए बगैर इंडस्ट्री कितना आपको अलाउ करती है कि आप प्रॉपरली इजीली काम कर सकते हैं, इसको हम रिस्क एवेल्यूशन कहते हैं। ओके, रिस्क एवेल्यूशन के ऊपर एक ग्राफ के मैट्रिक्स बनता है जो कि एक्स एक्सिस पे ये कह रहे हैं ऊपर रोज में, कॉलम में बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, और आपको कॉलम रोज में बताया हुआ है कि इसकी सिविरिटी कितनी है, ठीक है। सिविरिटी एंड फ्रीक्वेंसी के मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में अगर आप हम एक वैल्यू को रीड करता हूँ, मैंने इसको टोटल तो आपको नहीं पढ़ाना, अगर मल्टीपल फर्टिलिटी किसी इवेंट में हो सकती है और उसकी वन टाइम चांस भी बड़ा ज़्यादा है तो हम कहेंगे अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसके चांस जो 10⁻⁴ पर ईयर हो सकते हैं तो आप कहेंगे एक्सेप्टेबल रेंज में आ सकती है। और इसके अलावा अगर तो और 10⁻³ to 4 अगर पर टाइम ईयर हो रही है तो हम कहेंगे कि ये अलार्म कंडीशन में, कि एक्सेप्टेबल रीजन में है। तो यहाँ से पता चला कि एक रिस्क फैक्टर की वैल्यू क्या निकल सकती है और वो हम ग्राफ पे उसको अप्लाई करेंगे। ये अलार्म की कंडीशन एक्चुअली इंडस्ट्री डाटा से हमें मिलती है। किसी इंडस्ट्री डाटा में ये अलार्म इस एरिया पर लाई हो सकता है, कोई इंडस्ट्री कहती नहीं जी हमारा अलार्म यहाँ पर लाई होगा, कोई कहती है हमारा टोटल अलार्म है ही नहीं, या कह लो टोटल आपका सेफ सिस्टम है, सारा ग्रीन जोन है, कोई कंबस्टेबल सिस्टम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल सॉकेट नहीं है, जस्ट मिक्सिंग वाला कुछ फिनोमिना हो रहा है, तो वो कहते हैं टोटल हमारे पास सेफ्टी सिस्टम ग्रीन में आता है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीज के ग्राफ की जो शेडिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। तो हमने यहाँ से अब निकाला गया कि अलार्म पेन के एज लो एज रीजनेबल प्रैक्टिसेबल रिस्क जो है वो हमने निकाल लिया, और इसको हमने कंपेयर करेंगे MTEF से टारगेट रिस्क को, और वहाँ से फिर हम निकालेंगे हमारा कितना जो काम है वो ठीक हो रहा है, कितना ठीक नहीं हो रहा। जब ये काम कर लेंगे, लास्ट स्टेप है कि डॉक्यूमेंटेशन करना। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम वो सारी बातें जो हमने पहले की हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे, और डॉक्यूमेंटेशन अपने हायर हायरार्की को, या जहाँ पर हम लोगों ने हिसाब एनालिसिस प्रोवाइड करना है, हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लेके चलना था, वहाँ पर हम लोग कॉस्ट एडजस्टमेंट या कॉस्ट की जस्टिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर अलार्म को यूज़ करेंगे। फाइन, अब एक वर्क एग्जांपल देख लेते हैं। इस वर्क एग्जांपल में एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। इस सिनेरियो में क्रिएट अगेन पॉलीमर की एग्जांपल हमने 2 मरतबा कर ली, तो उसमें एक मरतबा और देख लेते हैं कि पॉलीमर एक्टेड लॉस ऑफ कूलिंग ड्यूरिंग मोनोमर एडिशन, ठीक है, लॉस ऑफ कूलिंग होती है, उसकी वजह से रनअवे कंडीशन कॉज की। रनअवे कंडीशन की वजह से वेसल जो है वो ओवर प्रेशराइज हुई, ये वेसल ओवर प्रेशराइज होती है, एंड पोटेंशियल फर्टिलिटी ऑन साइट स्ट्रक्चर की वजह से फर्टिलिटी हो जाती है। पहले हमने फर्टिलिटी की बात नहीं की थी, हमने कहा था कुछ भी हो सकता है, रप्चर हो जाए और बंदा ना हो, हमने कहा जी होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्लास क्या निकलती है, सिंगल सीवियर इंजरी या फर्टिलिटी पॉसिबल ऑन साइट। इसके ऊपर इंडस्ट्री अपना सब कुछ लगाने के लिए कुर्बान हो जाती है कि ऑन साइट कुछ नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिंग इवेंट क्या निकला कि हिस्टोरिकल डाटा निकाल लेंगे, CCPS स्क्रीन के थ्रू निकाल लेंगे, या फिर हम डिफरेंट इंडस्ट्री से डाटा निकाल सकते हैं
इसका लॉस ऑफ कूलिंग एक रीज़न है जिसकी वजह से कूलिंग वाटर पंप ना किया जाए प्रॉपरली रिएक्टर के अंदर, उस पंपिंग ना होने की वजह से रनअवे कंडीशन होगी। तो आईएफ निकाला, फर्ज करें 0.3 पर ही है, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इलिस्ट्रेटिव बट रियलिस्टिक है, फ्रीक्वेंटली अपसेट्स एग्जिस्ट, ठीक है। अनेबलिंग कंडीशन क्या निकल रही है कि बैच चार्ज स्टेप 10% ऑफ टाइम 0.1%। अनेबलिंग आपको बताया था कंडीशनल हो सकता है कि अगर आपका जो बैच अगर सिस्टम है और इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया तो उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप इसको पार्शली फिल करके चल रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि जो वेपर्स है उनको कॉम्बुलेशन के लिए स्पेस मिल जाए और कॉन्सिक्वेंस के चांसेस कम हो जाए। तो हमने अनेबलिंग कंडीशन यहाँ पर इस केस में लगाया देखने के लिए कि 10% ऑफ टाइम हो सकता है कि ओवर चार्ज हो जाए हमारे पास रिएक्टर, आल्दो मोनोमर से पॉलीमर बनने के लिए जो स्पेस चाहिए उसके अलावा पॉलीमर पे हेड स्पेस दी होती है वेपर्स को अकोमोडेट होने के लिए, वो 10% प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर आपने आई एफ या एम निकालना है। अब हम अप्लाई करते हैं इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, जिसको एसआईएल से डिफाइन करते हैं। एसआईएल एक्चुअली क्या है? मेजर्स ऑफ सेफ्टी सिस्टम परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ पीएफटी। जो हमने पीएफटी सिस्टम पर अप्लाई की थी, पीएफटी जो निकाली थी हमारे पास अपीयर हुई थी उसकी वैल्यू को मेजर करना है सेफ्टी सिस्टम परफॉर्मेंस के साथ साथ, ठीक है। तो आपका जितना सेफ्टी सिस्टम रिलायबल होगा उतना पीएफटी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। ज़्यादा रिलायबल होगा तो उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। ये SIL 1 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। और जैसे आपको बताया था कि लोपा के अंदर हम लोग कॉस्ट को भी जस्टिफाई करते हैं, तो हम कितना अपना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगा सकते हैं कि हमारा रिस्क अलार्म से सेफ्टी की तरफ मूव कर ले, या कह लें अनवांटेड से वांटेड कंडीशन की तरफ मूव कर ले, तो वो हमें ये SIL सिस्टम बताता है। तो जितना आपके पास SIL सिस्टम की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना उसका रिस्क रिडक्शन फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बात करूँ तो SIL 1 से 4 की तरफ आते हुए जो कॉस्ट है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। 1000 पहले मतलब कोई सोचता है किसी के ऊपर कॉस्ट 100 ऑफ डॉलर्स में हो, देन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आएगी, देन आपके पास मल्टीपल थाउजेंड में आ सकती है, देन वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम के ऊपर कि क्या आप क्या कहते हैं इसको, सिंपल रिफाइनरी में काम कर रहे हैं या फिर पॉलीमर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर रिएक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम ये वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, इस सिस्टम की वैल्यू को अब जो फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी का ग्राफ था जो आपको शो किया था, अब ये ग्राफ रिवर्स शो में किया हुआ। पर पहले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी थी और एक्स एक्सिस पे कॉन्सिक्वेंसेस थे, यहाँ पर चेंज किया हुआ। तो इसके अगेंस्ट हम लोग SIL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो SIL वैल्यू जो हम लोगों ने पहले लोपा और एक्स वैल्यू, जेड वैल्यू और ग्रीन वैल्यू में शो की थी, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल में शो की थी, अब यहाँ पर SIL 1 2 3 4 की वैल्यू में शो कर रहे हैं। देखिए जब ग्रीन जोन है वहाँ पर कोई SIL लगाने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो ग्रीन से येलो की तरफ मूव करना शुरू होगा तो SIL 1 कैन बी हेल्पफुल कंडीशन, जैसे आपको बताया था कि हमारे इंडस्ट्री कॉलम जो डिस्टिलेशन कॉलम के केस में था कि काम हमारे पास सेफ जोन में था, लेकिन सिस्टम की इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए, उसकी सेफ्टी लेवल बढ़ाने के लिए हमने एक SIL 1 को इंट्रोड्यूस कर दिया जो ऑटोमेटिक सिस्टम था और उसने सिस्टम को सेफ जगह एरिया पे लेके चला गया। अगर आपके पास येलो सिस्टम है तो SIL 2 पे मूव कर देंगे, रेड की तरफ जितना जाएंगे तो SIL 3 एंड SIL 4, और रेड जब टोटल कैटास्फोरिक हो जाए तो वहाँ पर SIL 4 नॉर्मली अप्लाई ही नहीं होता। तो SIL को एक्चुअली कोई बैच नहीं है, ये PFD परफॉर्मेंस बैंड है और लोपा से रिक्वायर्ड रिस्क रिडक्शन आता है, वहाँ से SIL टारगेट ड्राइव होता है। और जब SIL की बात करेंगे तो लाइफ साइकिल असेसमेंट जो कि IEC 61511 होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर बिकॉज SIL 561511 इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड था तो सेफ्टी सिस्टम परफॉर्मेंस से रिलेटेड वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो जाती है। अब लोपा एंड SIL डिटरमिन का बेनिफिट क्या है हमारे पास? एक्चुअली दैट इज अ ब्रिज फंक्शन, इट कनेक्ट्स प्रोसेस सेफ्टी एनालिसिस टू फंक्शनल सेफ्टी, ठीक है। तो जो हम लोग सेफ्टी एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शनल सेफ्टी कितनी इंट्रोड्यूस कर सकती है वो बताने के लिए हमारे पास SIL सिस्टम अप्लाई होता है। मेथड क्या होगा कि लोपा से हमने कैलकुलेट किया रिक्वायर्ड रिस्क रिडक्शन, देन असाइन SIL बेस्ड ऑन PFD नीडेड। हो सकता है PFD आपके पास टारगेट के अंदर ही आ रहा हो तो जरूरत नहीं है,
लेकिन टोटल जो रिजल्ट आपके पास है वो अगर टारगेट से नीचे नीचे आ रहा है तो हमें SIL इंक्रीज करने की जरूरत पड़ सकती है। फाइन, अब एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, करंट रिस्क 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 पर ईयर था, टारगेट रिस्क का 10⁻⁻6 पर ईयर, तो 100 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। 100 का डिफरेंस अगर आप देखें तो आपके पास SIL 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन 1 की एक्सट्रीम 100 तक है और 2 के स्टार्ट 100 से स्टार्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पर SIL 2 अप्लाई करेंगे। इट मीन्स बेसिक SIL से नेक्स्ट लेवल का हम लोग इंटीग्रल सेफ्टी इंटीग्रल लेवल जो अप्लाई करेंगे, एनालिसिस लेवल अप्लाई करेंगे, ताकि हम सिस्टम को सेफ्टी की तरफ मूव करवा सकें। अब डिफरेंस देख लेते हैं IPL में, SIF में एंड SIS में। अभी जो अगर आपको स्लाइड नंबर 4 या 5 या 6 याद हो, जहाँ पर मैंने एक टेबल शो किया था, वहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन लेयर बात की थी। प्रोटेक्शन लेयर में मैंने पहले बात कही था कि एक कुछ पर्सन हो सकते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं। नंबर 2 पे PSV की बात की थी। नंबर 3 पे SIS और ब्रैकेट में SIL 1, SIL 2, SIL 3 ऐसी बातें लिखी हुई थी अगर आपको याद हो तो। अब हम देखने लगे IPL, SIS या SIL और फिर उसके अलावा SIF, एक नया पैरामीटर अपीयर। और ये क्या चीज़ें हैं? एक्चुअली IPL डिस्क्राइब करता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन लेयर्स को, ये बात समझ आ गई है। SIF एक्चुअली बताता है सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेटेड फंक्शन को। आपको बताया था ना अभी पिछले जो स्टैंडर्ड है जो अप्लाई होता है हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड था, तो SIF जब आएगा तो वो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेटेड फंक्शन की बात करेगा। SIS क्या है? सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेटेड सिस्टम की बात करेगा। अब इस डायग्राम में अगर आप गौर करें, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट प्रेशर ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं और ये प्रेशर ट्रांसमीटर्स प्रेशर कंट्रोल से लिंक कर रहे हैं और प्रेशर कंट्रोल लिंक कर रहा है एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से जो कि फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। इट मीन्स अगर प्रेशर की वैल्यू चेंज हो, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो, टेम्परेचर 2 की वैल्यू चेंज हो, तो आपके पास जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है जो कि फ्लो इनपुट का जो रिजल्ट आ रहा है उसको वो इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। उसके अगेंस्ट प्रोसेस पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज को लेके मूव कर सकता है। तो ये डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो सिस्टम को डिस्टर्ब होने से, प्रॉब्लम क्रिएट होने से बचा रहे हैं। अब देखिए इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कैन वी से कि ये IPLs हैं, यस और नो? ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ आंसर कि आपके पास IPLs के तौर पे अपीयर हो रहे हैं। नंबर 2 पे आप देखें कि डिफरेंट ट्रांसमीटर्स अगेन लगे हुए हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर एंड टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स। ये सारे के सारे लॉजिकल सॉल्वर के पास से आ रहे हैं और लॉजिकल सॉल्वर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद, हिस्टोरिक डाटा से पढ़ने के बाद नया डिसीजन ले रहा है, जो कि अगेन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो कंट्रोल है, जो कि वेसल में प्रोसेस की फॉर्म में या फ्लो की फॉर्म में कोई लिक्विड या कोई गैस या कोई केमिकल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले के अंदर जो PLC है वहाँ पर डायरेक्टली फाइनल कंट्रोल को ले रहे हैं, लेकिन ये जो लॉजिकल सॉल्वर है ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन के तौर पर अपीयर हो रहे हैं। इट मीन्स PT प्रेशर ट्रांसमीटर 100 विल बी 1 SIF, PT 101 सेकेंड SIF हो सकता है, TT 10 टेम्परेचर ट्रांसमीटर 100 जो इन्होंने कोडिंग की हुई है, दैट कैन बी अनदर SIF, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शन हो सकता है। फंक्शन में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सारे के सारे लॉजिकल सॉल्वर के पास जा रहे हैं, डायरेक्टली कोई कंक्लूजन या स्टेप नहीं ले रहे। तो सेकेंड लेयर कौन सी आई है? SIF की आई है, जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ओके, SIF के साथ जब लॉजिकल सर्वर काम करेगा तो ये इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको कहेंगे कि आपके पास SIS में कन्वर्ट हो गया, कि सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। दैट इज अ ग्रीन लाइन जो आपको डॉटेड के फॉर्म में नजर आ रही है। तो 3 बातें हो गई। नंबर 1 इज IPLs, नंबर 2 इज SIF मिलकर SIS बनाएंगे, ठीक है। अब SIL फिर अच्छा, जब ये IPL SIS और SIF मिल जाएंगे तो आपको बस SIS में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो SIL क्या आपके पास सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल क्या है? अ मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शन, ठीक है। SIF कितने अप्लाई होते हैं मिलके SIS में कन्वर्ट होंगे और SIS मिलके SIL में कन्वर्ट होगा। कि और SIL एक्चुअली क्या मेजरमेंट लेवल है, रिलायबिलिटी मेजरमेंट है या इफेक्टिवनेस की मेजरमेंट है कि सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेशन फंक्शन, इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शन कितना प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि, बल्कि क्वेश्चन नहीं, आपको मैं आंसर दे देता हूँ कि जितने भी हर SIF IPL हो सकता है,
लेकिन हर आईपीएल एसआईएफ नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात गौर कीजिएगा। हर आपके पास जो आईपीएल एसआईएफ है वो आईपीएल के तौर पे अपीयर हो सकता है, लेकिन जितने भी आपके आईपीएल्स हैं वो एसआईएफ के फॉर्म में अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। इस बात को बैठ के सोचिएगा क्या बात हो रही है। रिस्क असेसमेंट निकालने के लिए या फिर एसआईएल निकालने के लिए हमारे पास रिस्क ग्राफ मेथड भी है। रिस्क ग्राफ मेथड जो मेथड एक्चुअली है ये अल्टरनेटिव मेथड है। पहले में हम लोग कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, हम पर कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही थी, हिस्टोरिक डाटा आ रहा था। लेकिन अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं रिस्क ग्राफ की हेल्प से। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पैरामीटर हमने यहाँ बताया जी, कॉन्सिक्वेंसेज को सी से रिप्रेजेंट किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर को एफ से रिप्रेजेंट किया, पॉसिबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस को पी से रिप्रेजेंट किया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। तो सी एफ पी डब्ल्यू आपके पास डिफरेंट पैरामीटर बन सकते हैं। तो किसी पैरामीटर, पहले पैरामीटर हमसे स्टार्ट करते हैं जो सी पी एफ डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, एफ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, एस पी डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है। इससे स्टार्ट होने के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, सी की वैल्यू अपीयर होगी, ठीक है। तो सी के बाद अगर एफ वन फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर हो रहा है फर्स्ट लेवल का तो एस आई एल वन पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका एस आई एल वन बाईपास हो रहा है और हम लोग पी टू पॉसिबिलिटी अवॉइडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, इनके एस आई एल पास बाईपास की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर डबल हो जाएगी, ठीक है। पहले वन थी अब टू हो जाएगी। जब डबल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर तो हम एस आई एल टू की तरफ मूव करेंगे। लेकिन किसी वजह की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अगेन हो सकती है, तो फिर हम लोग एस आई एल थ्री की तरफ मूव करेंगे। और जब आपके पास अकरेंस दोबारा होगी तो एस आई एल थ्री आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी के बाद दोबारा पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस आ रही है तो पी टू आपके पास क्या था एक्चुअली, पॉसिबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस अनअवॉइडेबल कंडीशन आ रही है, तो हमारे पास दोबारा वो एक इंसिडेंट हो सकता है। तो उस इंसिडेंट के बाद दोबारा पी टू आएगा, उसके बाद आपके पास कुछ चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अपीयर होना शुरू हो डब्ल्यू के साथ। जब डब्ल्यू की फॉर्म रीअपीयर होगी तो हम लोग इसको एस आई एल फोर में मूव करवा लेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल वे से हम लोग डिफरेंट रूट इफ एंड बट्स के फॉर्म में इसको एरोस को लेके चलते हैं, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि ग्राफिकल वे में कि कौन सा हमने एस आई एल अप्लाई करना है, कितने मरतबा एक्सपोजर हो रहा है, कितने मरतबा एक्सपोजर से बच सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोजर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस क्या है। ये सारी बातें हम लोग फैक्टर्स के थ्रू ग्राफिकल वे में, कुछ कैलकुलेशन भी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, तो इन बातों से प्ले करते हुए हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस स्टेप का हमें सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल अप्लाई करना है अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि एक वर्केबल एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं। पहले जो एग्जांपल आपको सिंपल शो की थी वहाँ पर आपको आईईएफ और आईपीएल्स, एसआईएस और एनेबलर्स की वैल्यू या एनेबलिंग की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई थी। इस केस में आपको एक ग्राफिकल वे में बताया गया था। इस ग्राफिकल वे में हमने करना क्या एक्चुअली कि आईपीएल्स को बताना है कि कितने कितने आईपीएल्स है वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। कंडीशनल मॉडिफायर डाटा में गिवन थे वो डिफाइन किए हुए हैं। एंड पॉइंट अगर होता है तो कंडीशनल मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, अगर नहीं होता तो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने अप्लाई करने के बाद वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया विद मॉडिफायर एंड विदाउट मॉडिफायर। ये एग्जांपल मैं आपको एक और लेक्चर में यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट टू में शो करता हूँ। दोनों केस स्टडी, बल्कि तीन केस स्टडी आई थिंक है, तो एक एग्जांपल हो गई है और दो केस स्टडी आगे आने वाले हैं। इन केस स्टडी को मैं एग्जांपल्स में आगे शो करता हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में शो करता हूँ, ताकि इसका लोड हमारे पास कम हो जाए, ठीक है। ये केस स्टडी टू भी हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में चेक करते हैं। फाइन। अब लोपा की एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, स्टैंडर्ड्स में कहाँ कहाँ पर है। लोपा आपके पास एस एस पी प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पीएसएम में पीयर होता है, और जब एक पीएसएम में पीयर होगा तो हम इसको एज एन आइलैंड के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते, बल्कि मैकेनिकल इंटीग्रिटी एमआई को इंश्योर करता है कि आईपीएल वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एमएसआई ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके प्रोसीजर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये लोपा डिफाइन करता है। अगर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं तो आईपीएल वेरीफाई करवाता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है, ये पीएसएम के अंडर आएगा। अगर लोपा को हम पीएसएम से अप्लाई करें तो प्रोएक्टिव अप्रोच आपकी चल रही है, इंटीग्रिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है जब हम लोग पीएसएम के थ्रू लोपा को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैनेजमेंट सिस्टम पर लोपा को अप्लाई करें तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे एक्चुअली कॉमन मिस्टेक क्या है कि
आईपीएल को हम लोग मान लेते हैं कि ये इजी वे है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है सच, ठीक है। प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ आती है, लेकिन कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट को चैलेंज कर देता है। ट्रेन लोको फैसिलिटीज अगर आपके पास हो तो आपकी कॉम्पिटेंसी जो प्रॉपरली काम वर्किंग कंडीशन होती है उसको चैलेंज कर सकता है अगर लोगों को प्रॉपरली अप्लाई करें तो। डाटा क्वालिटी को वेरीफाई करने में हेल्प आउट कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल में हेल्प आउट कर सकता है, कंसिस्टेंट वर्कशीट फॉर्मेट मतलब प्रॉपरली बन रही होंगी उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। ऑडिट में हेल्प आउट कर सकता है कि रेगुलर लोपा स्टडी जो है वो क्वालिटी रिव्यूज में हेल्प आउट करती है। अगेन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जैसे बताया था कि जो रिसेंट लूप है लोपा के साथ वो ओपन है, वो इम्प्रूवमेंट इसकी चल रही है मुसलसल। तो लेसन लर्न इनकॉर्पोरेट किए करते जा रहे हैं इसके साथ साथ। कुछ इसके लिमिटेशन भी हैं। नंबर 1 इज डाटा लिमिटेशन, नंबर 2 इज एनालिसिस चैलेंजेस, नंबर 3 इज इम्प्लीमेंटेशन इशूज। डाटा एनालिसिस जैसे आपको बार बार बताया कि पीएफटी वैल्यूज हो गए, ह्यूमन वैल्यूज, हमने इसको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज फिगर्स दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, कुछ डिजिट्स दिए हैं, कई मतलब वो गलत हो सकते हैं। डिजिटल जेनेरिक डाटा हो सकता है जो एक्चुअल रिस्पॉन्स को सही तरीके से रिफ्लेक्ट ना करे। ह्यूमन एरर प्रोबेबिलिटी हायर वेरिएबल हो सकती है। हो सकता है स्किल्ड पर्सन किसी स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा एरर कॉज कर दे एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। एनालिसिस चैलेंज हो सकता है कॉमन कॉज ऑफ फेलियर आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपको अभी एग्जांपल शो की थी डिस्ट्रक्शन कॉलम की कि हिजॉप ने कहा था कुछ भी नहीं करना, एक पर्सन को ट्रेन करना है और वो मैनुअली जाकर अलार्म के बाद उस वॉल्व को ओपन कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये कॉमन कॉज ऑफ फेलियर को आइडेंटिफाई तो कर लेता है, लेकिन कई मरतबा उस पर एप्लीकेशन मुश्किल हो जाती है। ओवर रिलायंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बहुत ज़्यादा हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पे कंट्रोल कर रहे हैं इस केस में। इम्प्लीमेंटेशन इशू हो सकते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट एप्लीकेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि प्लान के एरिया टू एरिया इम्प्लीमेंटेशन इतनी डिफरेंट हो कि हम इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, या पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अजम्पशंस बड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये आपके पास कुछ लिमिटेशन भी इसकी आ रही हैं, ये चल रही होती हैं। लेकिन लिमिटेशन के अलावा जस्ट ऐसा नहीं कि इसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज नहीं है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सक्सेस स्टोरीज भी हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में ऑफशोर प्लेटफॉर्म ब्लो आउट प्रिवेंशन एक काउंटलेस इसके एफर्ट है जो सिनेरियोज हैं जहाँ पे इसने हेल्प आउट किया है। केमिकल्स की इंडस्ट्री के अंदर जो बैच रिएक्टर है, रनअवे प्रिवेंशन में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो एपीआई सिंथेसिस या हैजर्ड कंट्रोल में इसका हेल्प आउट आ जाता है। पावर इंडस्ट्री की बात करें तो बॉयलर ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं लोपा ने काउंटलेस सिनेरियोज में मीनिंगफुल रिस्क ड्रॉप दिया है, क्योंकि इट इज़ अ प्रैक्टिकेबल एंड डिफेंडेबल अप्रोच है। डिस्कशन क्वेश्चन भी हम लोग मैं नेक्स्ट पार्ट में ही इसको ऑब्जर्व करता हूँ। कुछ रेफरेंस एंड फ्यूचर रीडिंग के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली गई थी। नंबर 1 CCPS लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस सिंप्लीफाइड प्रोसेस रिस्क असेसमेंट HE 2001 की डॉक्यूमेंट आ जाती है। CCPS 2015 की डॉक्यूमेंट आ जाती है। IEC 61511 फंक्शनल सेफ्टी की डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं। समर्स का एक बुक पब्लिश हुई हुई है, प्रेस रिलीज पब्लिश हुई हुई है। रिस्क असेसमेंट एंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस ये आपके पास आ जाएगा। जर्नल ऑफ लॉस प्रिवेंशन इन द प्रोसेस इंडस्ट्री रिसेंट लोपा एप्लीकेशन, ये आपके पास कुछ फर्दर रीडिंग्स आ गई हैं और इन्हें स्किम करना ही काफ़ी लर्निंग का मरतबा हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जैसा मतलब अप्लाई करना हो, आपको स्किमिंग भी इसकी होनी चाहिए, आपको प्रॉपरली इसके वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए। SIL 1 2 3 4 क्या होता है, इसके अगेंस्ट SIS SIF में क्या फ़र्क आ रहा है, तो कुछ स्किमिंग भी इसको ज़रूरी है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट लोपा। तो यहाँ पर अपने मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ सिनेरियोज की बात करता हूँ या कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपकी वोकैबुलरी में लाइफ में कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज इंक्लूड हुई होंगी। और फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप अपना कमेंट्स और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।